हुआ है? मैसेज यस मिला होगा। ओके सर, चलो। अच्छा सर, चलो सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सबको पता है सर, कंपनी लॉ क्लास है। कल था क्लास, बट कल मैं नहीं ले पाया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। बट आज होगा। और हम लोग कंपनी लॉ में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन सिंपल कहा जाए तो कंपनी मीटिंग वगैरह के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल ही है। और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूँ तो वो कुछ सुनने में ऐसा लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलने के बारे में क्या लॉ है सर, उसके बारे में बातचीत चल रहा है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस वगैरह है उसके रिगार्डिंग जो भी चर्चा है, चर्चा में आ जाते हैं सर। ठीक है, तो चलो कंपनी लॉ पे चर्चा शुरू किया जाए। फिर जरूरत के हिसाब से मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। बट जैसे कि आप सबको पता है कि क्वेश्चन आंसर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोविजंस को समझना। ठीक है, अगर हमें प्रोविजन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी डील नहीं है सर। बट हमें प्रोविजंस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, आज क्या करवाना था? लास्ट दिन एनुअल रिटर्न हो गया था ना? आज दिन, लास्ट दिन मैंने एनुअल रिटर्न के बारे में डिस्कशंस कर दिए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने एनुअल रिटर्न के बारे में बातचीत कर लिया था सर। सेक्शन 92 से लेके 94 का एरिया है। ठीक है, जिसमें एनुअल रिटर्न सबमिट करने के बारे में, एनुअल रिटर्न फाइल करने के बारे में कंपनी का क्या रूल है, एक्ट में क्या बोला है, इसके बारे में चर्चा था। ठीक है, ठीक है सर। हम लोग उसमें क्वेश्चंस भी एक किए थे MGT 7 का। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ देंगे। क्या पॉइंट पे बात करेंगे सर? सर आज बात करूंगा सर मैं आपसे मीटिंग के बारे में। ठीक है, मीटिंग क्या है सर? मीटिंग मतलब जैसे आप सबको पता है कि कंपनी मीटिंग करता है, कंपनी मीटिंग करता है ना। और ये कंपनी का मीटिंग बहुत वाइटल होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी मीटिंग में हमें एक्चुअली बहुत ज़रूरी चीज़ें डिस्कशंस किया जाता है कंपनी मीटिंग में। कंपनी अगर मीटिंग ना करे, क्योंकि कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, तो वो दूसरों के पैसे से बिजनेस करता है। तो बिजनेस करता है तो आपको उसके बारे में बताना पड़ता है, पब्लिक मीटिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग पॉपुलरली AGM वगैरह कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। बट इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ मीटिंग है। EGM होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वगैरह होता है, जो EGM में डिस्कस नहीं हो पाता वो EGM में किया जाता है। लेकिन सर इतना ज़रूरी होता है क्या? सर बहुत ज़रूरी होता है। इतना ज़रूरी तो छोड़ो, बहुत ज़रूरी है। तो यही मीटिंग के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ना, मतलब पागल की तरह बैठे रहता है कि अगला EGM कब होने वाला है, अगला EGM कब होने वाला है, किस कंपनी का EGM होने वाला है, बहुत जरूरी होता है उनके लिए। ठीक है, ये देखो अपकमिंग AGM एंड बोर्ड मीटिंग। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। मनी कंट्रोल में इजीली मिल जाता है, बट आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। सर देखो, ये देखो, KCD इंडस्ट्रीज आज था, आज बोर्ड मीटिंग था। KCD, केमो फार्मा, ध्रुव कैपिटल, दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, ARC फाइनेंस। हाँ, देखो यहाँ पर एजेंडा भी बोला है कि किस मुद्दे पे मीटिंग होगा। प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने के बारे में, मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोग कनेक्टेड हो? सर जो मैं यस शो कर, दिख रहा है ना सर? देखो सर, और यस भी दिखाता हूँ। ये देखो, गौतम जेम्स, आदित्य इस्पात, सुप्रीम इंफ्रा, आइनॉक्स ग्रीन, ठीक है, HCL टेक, ये एक बड़ा कंपनी है। इन्फोसिस, इन्फोसिस का 12 जनवरी को क्वार्टरली रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर, मतलब डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में। मतलब एवरी क्वार्टर में कंपनी जो अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके बारे में डिस्कस करेगा मीटिंग में। ठीक है, तो एजेंडा क्या है ये भी बता रहा है। JSW स्टील, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ज्यादातर केस में क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं
वो लोग पागल की तरह बैठे रहता है कि सर कब आएगा ये, मतलब कब डिटेल्स मिलेगा, कब क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, एजीएम में क्या डिस्कशन होने वाला है। स्टॉक को भी मतलब ऑपरेट कर लेता है ये सब मीटिंग का डिस्कशन, या क्या होने हो सकता है उसके बारे में डिस्कशंस करके। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपकमिंग क्या क्या बोर्ड मीटिंग के बारे में। अच्छा ये सब बोर्ड मीटिंग था। अब एजीएम ईजीएम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या। एजीएम एजीएम के अभी कोई डेट दिख नहीं रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट ये भी दिख जाता है सर, ठीक है। कंपनी नेम यहाँ पर बेसिकली एजीएम ईजीएम पे कंपनी नेम यहाँ डेट डालने से या कंपनी के साइड में जाने से भी आपको दिखेगा कि किस पर्टिकुलर एजेंडा में मीटिंग होने वाला है, सब बताता रहता है सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको बस इतना कहने का कोशिश कर रहा था कि कंपनी का एजीएम ईजीएम ये सब चीज़ों के बारे में, इसका और भी एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है। अगर मैं टिकट ऐप में जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे दिखता है, से फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक का अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, इवेंट्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंसमेंट अपकमिंग, यहाँ पर भी दिखता है कब क्या है। अगर कोई मीटिंग वगैरह होता है ना तो वो भी बताते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग भी होगा तो वो भी बता देगा कि कम एचडीएफसी बैंक का मीटिंग कब होने वाला है, नहीं होने वाला है, सब बताता रहता है सर। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मैं रियल लाइफ फैक्ट आपको बताने का थोड़ा कोशिश किया। अब सवाल ये उठता है सर लॉ इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहता है। लॉ इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है इन द सेंस, मतलब कहना क्या चाहता है इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ इस मीटिंग को करने के बारे में क्या प्रोविजंस बना के रखा है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो बस इस पता करने के लिए ही हमारा ये क्लास है सर, ठीक है। अब बिफोर बिफोर वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कितना तरह का मीटिंग है, ठीक है, एंड प्रोसीड्यूर टू कन्वेन देम एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, लेट अस टेक अ टर्न एंड व्हाट द टर्म व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर कन्वेनिंग द मीटिंग। तो कुछ टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस वगैरह है, स्पेशली कुछ टर्म है जो आपको थोड़ा सा समरीटिकली जान लेना चाहिए। तो ये कुछ समरी पॉइंट्स है, जरा देखिए एक बार, ठीक है। बहुत जरूरी बातें हैं सर, ठीक है। मतलब अगर शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज करें। मीटिंग करने से पहले क्या जरूरी है, ड्यूरिंग मीटिंग में क्या जरूरी है, और मीटिंग के बाद क्या जरूरी चीजें हैं, बहुत वाइटल चीज चल रहा है सर। ये एग्जाम पर्पस में भी अगर आप पूछोगे सर एग्जाम के लिए भी, हाँ सर एग्जाम के लिए भी बहुत वाइटल माना जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका, मतलब अगर आप सीए के एग्जाम में बैठ रहे हो, सीएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, या सीएमए के एग्जाम में बैठ रहे हो, जहां भी बैठ रहे हो, कंपनी लॉ में हॉट टॉपिक है, वेरी वेरी हॉट टॉपिक इन कंपनी लॉ। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, जैसे बिफोर मीटिंग क्या जरूरी चीजें हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग, मीटिंग करने से पहले नोटिस भेजना पड़ता है। बचपन याद करो, स्कूल में जब कोई मीटिंग होता था, गार्जियन मीटिंग वगैरह, तो नोटिस दिया जाता था, ये सब नो। स्कूल में जब बचपन में कोई मीटिंग वगैरह होता था, गार्जियन कॉल होता था, तो उसके पहले नोटिस दिया जाता था नोटिस बोर्ड में, है ना। वही चीज है, यहाँ पर कंपनी भी मीटिंग करने से पहले नोटिस देगा, सिंपल बात है, क्योंकि मीटिंग करना है तो नोटिस तो देना पड़ेगा, बिना नोटिस का मीटिंग थोड़ी हो सकता है। नोटिस दो फिर मीटिंग करो। तो नोटिस ऑफ मीटिंग जिसके बारे में कंपनीज एक्ट में 101 में बोला है। फिर एक बात आता है सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद नोटिस सेक्शन 102। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेसिकली 102 के अंदर बोला गया है कि भाई मीटिंग में क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है, मीटिंग में क्या बातचीत होगा उसके बारे में वो एनेक्स करता है, ठीक है। तो वो 102 का मैटर है, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अच्छा ये रहा बिफोर मीटिंग चीजें, नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो नोटिस के साथ एनेक्स किया जाता है जोड़ के। अच्छा अब सवाल उठते हैं ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान कौन सी चीज जरूरी है। सर जब मीटिंग होता है, जब मीटिंग होता है तब क्या क्या जरूरी चीजें हैं। वीवीआईपी पॉइंट पॉइंट है सर, कोरम। कोरम मतलब मीटिंग के लिए जितना मेंबर जरूरी है, क्या मेंबर प्रेजेंट उतना है, उसे कोरम कहते हैं। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कोरम में कितना मेंबर होना चाहिए तब मीटिंग होगा। अगर कोरम में मेंबर अवेलेबल नहीं है तो मीटिंग एडजेंट हो जाता है। एडजेंट मीटिंग में कितना मेंबर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो मेंबर को एडजेंट किया गया, मतलब जो मीटिंग आज होने वाला था किसी और दिन होगा, पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है। तो वो आगे बात करते हैं सर। सेक्शन 103 कोरम, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। सेक्शन 104 प्रॉक्सी, अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, आप अगर वोट देते हो, कंपनी में अगर आपका वोटिंग है सर,
ठीक है, मतलब आपका वोट मायने रखता है, आपका वोट इंपॉर्टेंस रखता है, और आप वोटिंग पावर है आपके पास, लेकिन आप कंपनी में जा नहीं सकते वोट देने के लिए। तो अगर आप नहीं जा सकते तो आपके बदले में कोई जाएगा, तो जो आपके बदले में जाएगा उसे प्रॉक्सी कहते हैं। जैसे स्कूल में बचपन में, अगेन स्कूल वाला बात आ रहा है सर, स्कूल में बचपन में अगर आप नहीं जाते थे तो आपके बिहाफ में आपका दोस्त आपका प्रॉक्सी अटेंडेंस दे देता था। ऐसा हुआ है कभी स्कूल में कि आप नहीं गए पर फिर भी आपका अटेंडेंस यस सर, प्रेजेंट सर करके कोई दे दिया होगा, और बाद में पकड़ा गए हो, है ना, वही वाला बात सर। लेकिन वो स्कूल वाला प्रॉक्सी और इधर प्रॉक्सी में थोड़ा सा फर्क है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन सामने आ जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ जाता है सामने, जो हमें कंपनीज एक्ट पर्सपेक्टिव से समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और क्या सर, सर और क्या बातें हैं। अच्छा, प्रॉक्सी के बाद 105 प्रॉक्सी के बारे में बात करता है, ये भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोटिंग, हमें वोटिंग के बारे में जानना होगा सर। वोटिंग मतलब मीटिंग में किसी पर्टिकुलर एजेंडा पे वोट होता है, हर मीटिंग में वोट तो होता, हर मीटिंग में वोट तो होगा, फेवर में अगेंस्ट में, जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजंस पे वोट देना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वोट जो होता है वो कितना तरह का होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग सेक्शंस है, 106 से लेके 110 तक का एरिया है जो वोटिंग के बारे में बात करता है। एंड देयर इज अ पॉइंट इज, जब मीटिंग हुआ, वोट भी दे दिया, अब रेजोल्यूशन लेना पड़ता है कि भाई चलो हम लोग मीटिंग किए, डिसीजन भी ले लिए, अब हम लोग रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, आगे ये सब चीजें हम लोग कंपनी के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसे रेजोल्यूशन कहते हैं, जो हर एक मीटिंग में, चाहे आप दुर्गा पूजा मीटिंग में जाओ, चाहे आप क्रिसमस मीटिंग में जाओ, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या इवेंट करने से पहले मेंबर्स का मीटिंग होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा कमेटी हो, चाहे गवर्नमेंट कमेटी हो, वट मीटिंग तो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी लेवल पे। ठीक है, तो ये है रेजोल्यूशंस का पॉइंट। रेजोल्यूशंस 111 से लेके 111, 114 से लेके 117 का एरिया कवर करता है रेजोल्यूशंस का पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड वीवीआईपी एरिया। मीटिंग, अब ये तो हो गया ड्यूरिंग मीटिंग, मतलब मीटिंग के दौरान क्या करना है, ठीक है, ड्यूरिंग मीटिंग। अब बात आता है सर पोस्ट मीटिंग। अब मीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद क्या जरूरी चीजें हैं सर, जरूरी चीजें हैं मिनट्स। नाउ व्हाट इज मिनट्स, मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कशन होता है उसे डॉक्यूमेंट्स में नोट डाउन किया जाता है, शॉर्टकट वे में नोट डाउन किया जाता है, सारे जरूरी बातें मिनट्स में ड्राफ्ट किया जाता है। मिनट्स ड्राफ्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है, ठीक है, जिसको बिजनेस नॉलेज हो, कंपनीज लॉ का नॉलेज हो, लाइक ज्यादातर केस में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ये सब चीजों में। तो उसमें मिनट्स को ड्राफ्ट करना और वो डॉक्यूमेंट को कंपनी के अंदर मेंटेन करना, ताकि जो मीटिंग में नहीं आ पाया उनको पता चले कि भाई मीटिंग में क्या डिस्कशंस हुआ है, या फिर फाड़तर वो प्रॉक्सी भेजा था खुद नहीं आ पाया उसके लिए भी, या फिर बाद में कभी भी आपको जरूरत पड़े कि भाई मीटिंग में क्या डिस्कशंस हुआ था उसका डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप मिनट्स चेक कर सकते हो। तो मिनट्स चेक करके, ठीक है, ये पता चलता है कि मीटिंग में क्या हुआ है। एंड मिनट बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन करने का तौर तरीका 120 में बोला गया है। तो 118, 119 और उसका मेंटेनेंस वगैरह को लेके 120, ये है वीवीआईपी सेक्शंस। ओके सर, तो ये तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया, लेकिन इसका चर्चा लंबा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बोलो, मतलब क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ये सर, नो, इतना तो बता दीजिए। अब आपको मैं धीरे धीरे एक एक टर्म पे लेके चलता हूँ, ठीक है, जैसे की टर्म्स, जनरल मीटिंग, ठीक है, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही दिखा रहा तब से कि कंपनी मार्केट में मीटिंग करता है, मतलब मार्केट में जो कंपनीज होते हैं इनका मीटिंग वगैरह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको इन्फोसिस का बता रहा था, तो इन्फोसिस का मीटिंग होने वाला है सर, इसका इवेंट्स में चेक करें एक बार, कैश डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शंस में मिलेगा क्या, जनरल अपडेट्स, इन्फोसिस यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फोसिस। ठीक है, जस्ट मैं एक बार दिख रहा हूँ कि अगर कुछ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट एक बार मैं चेक करूँ। इन्फोसिस एजीएम, ऐसे तो एजीएम आने वाला है इसका बहुत जल्दी।
41st एनुअल जनरल मीटिंग जून 25 2022 में हुआ था। ठीक है, इन्फोसिस के साइट के अंदर भी आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फोसिस जब एजीएम करता है तो ये एजीएम आपको पता चल ही रहा है कि एजीएम तो करता है, लेकिन अब सवाल उठता है सर ये जनरल मीटिंग है क्या। ठीक है, अब अगर एनुअली करो तो एनुअल जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ ए कंपनी शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग क्या है? शेयर होल्डर का, जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनका मीटिंग है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नाउ जनरल मीटिंग कैन बी एन एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी दो तरह का होता है, या तो उसको आप एनुअल जनरल मीटिंग कर दो या फिर उसको आप ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एजीएम तो मैंडेटरी है सर, एजीएम इज मैंडेटरी, बट अगर एजीएम की जगह एजीएम नहीं हो पाया या फिर एजीएम में कोई, एजीएम तो करना ही है, लेकिन अगर एजीएम में कोई डिस्कशंस नहीं हो पाया और बाद में कोई मीटिंग बुलाते हो तो उसको ईजीएम कहते हैं। एन एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मैंडेटरी ईयरली गैदरिंग ऑफ ए कंपनीज इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है उनका एनुअल गैदरिंग को एजीएम कहते हैं। The objective of holding an AGM is to provide an opportunity to members to discuss the functioning of the company. बेसिकली एजीएम करने के पीछे का जो मेन मकसद होता है वो और कुछ नहीं, कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में, कंपनी के अपग्रेडेशन के बारे में मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग कि भाई हम लोग कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे फंक्शन कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा कैसे जाएगा, एंड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी में, जो पैसा लगा के रखा है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। दे कैन डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे कैन डिस्कस एनी मैटर। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम कैन बी डिफाइंड एज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स व्हिच इज नॉट एन एजीएम। ईजीएम क्या है? जो एजीएम नहीं है। यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स आते हैं, लेकिन जो एजीएम नहीं है फिर भी मीटिंग है तो ईजीएम होगा। The objective of holding EGM is to discuss any matter of urgent importance which cannot be postponed till the next AGM. मतलब एक एजीएम होने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ता है कि भाई 2022 के एजीएम के बाद फिर 2023 का एजीएम होगा। लेकिन अगर एक साल तक वेट किया नहीं जा सकता कि भाई 2022 का मतलब कोई इंपॉर्टेंट मतलब डिस्कशंस करना है, लेकिन 2023 तक वेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी क्या करेगा, एक अनदर मीटिंग बुलाएगा बीच में, जिसे हम लोग ईजीएम के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एजीएम तक हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, ऐसा कोई डिस्कशंस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाना पड़े तो उस मीटिंग को हम लोग ईजीएम बोलते हैं। ओके सर, ये है जनरल मीटिंग का सिंपल पॉइंट। बोर्ड मीटिंग क्या है सर? बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो मीटिंग होता है उसे हम लोग बोर्ड मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे अगर आप किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिटेल्स देखो, ये देखो, ये देखो सर, ये एस दत्ता चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये किसका है सर? आईटीसी का है। ठीक है, सीईओ सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो एस पुरी, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, आर अटेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, और भी काफी सारा डायरेक्टर का रोल होता है, बट ये एक आम तौर पे डायरेक्टर्स तो कंपनी में इस तरह से होता ही सर, है ना। इस तरह से हम लोग कंपनी के डायरेक्टर के रोल तो देखते ही हैं जो कंपनी को बेसिकली चलाते हैं। ठीक है, और साथ में ये लोग भी बैठ सकते हैं, बट जरूरी नहीं, बट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी का मेन माथा है सर, सिंपल बात है, जो कंपनी का मेन माथा है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो बोर्ड मीटिंग करते हैं। ठीक है, बोर्ड मतलब कंपनी का जो मेन डिसीजन मेकर्स है, जिसको जिसको हम लोग डायरेक्टर के रोल पे ज्यादातर देखते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, नॉर्मल डायरेक्टर हो। ठीक है, अच्छा, अलग अलग डायरेक्टर के ऊपर भी ना एक अलग डिस्कशंस होता है सर, उसका एक अलग चैप्टर है। ठीक है, जो मैं टीम डायरेक्टर्स बोल के एक चैप्टर आता है वो वहाँ पर कराता हूँ। नॉर्मली ये सीएमए लेवल, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सीएमए लेवल में फाइनल में थोड़ा डिटेल्स है डायरेक्टर्स के बारे में। फिर भी यहाँ पर जितना जरूरी है मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे आगे जब जितना जरूरी होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि काफी सारा पॉइंट ऐसा भी रहता है जो थोड़ा कनेक्टेड है, तो जरूरत के हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मतलब डिटेल्स में नहीं, बट कम से कम आइडिया लेना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर का पॉइंट बार बार आता है। अच्छा, क्लास मीटिंग सर, क्लास मीटिंग क्या है सर? क्लास मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस। जैसे मानो कि क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स जो है वो कंपनी का मीटिंग बुला सकते हैं कंपनी में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अपना मीटिंग बुला सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर तो करते ही है सर, मतलब जो एजीएम है तो ये इक्विटी वाले ही करते हैं,
लेकिन अगर कोई कभी ऐसा हुआ कि कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो भी कंपनी में मीटिंग करना चाहते हैं, या कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं जो कंपनी को उधार में कुछ प्रोडक्ट मतलब जो सप्लायर है क्रेडिट में सप्लाई करते हैं, उन्हें भी मीटिंग करने का अधिकार है, बट उसे क्लास मीटिंग कहते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस। बोलो सर, अंडरस्टैंडेबल है सर, समझ में आ रहा है? बोलिएगा। हेलो, अरे बोझे যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? सर। यस सर। अब सर हम लोग बात करेंगे ये मीटिंग करने के लिए जरूरी चीजें क्या है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ द मीटिंग्स इन जनरल एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। ये जो मीटिंग करने का जो तौर तरीका है या जो भी जरूरी चीजें हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट्स नॉर्मली ऑल मीटिंग के लिए ऑलमोस्ट सेम है, although the time limits may differ and there might be a specific mention of a certain type of meeting in that sections। ठीक है, किसी किसी केस में थोड़ा सा टाइम लिमिट चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। कैसा है कॉन्सेप्ट, देख लो सर, देख लो, जान लो, समझ लो, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है समझा देता हूँ। Section 101 of the Companies Act 2013 states that as a Section 101 notice of a meeting, ठीक है, मीटिंग के लिए प्री रिक्विजिट ऑफ ए मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, नोटिस ऑफ ए मीटिंग। नाउ व्हाट इज नोटिस ऑफ ए मीटिंग, मतलब मीटिंग करने से पहले नोटिस दे दो भाई, और क्या, और तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। मीटिंग करना है कंपनी को तो नोटिस भेजो, किसको, अरे भाई जिनका मीटिंग है, जैसे कि इक्विटी शेयर वाले को। तो सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट to properly call a general meeting notice of at least 21 clear days before the meeting, 21 clear days, 21 क्लियर डेज होना चाहिए, मीटिंग करने से पहले नोटिस भेजना चाहिए। बिफोर द मीटिंग शुड बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज मेंबर, अगर किसी का देहांत हो गया है तो उनके केस में उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, और द असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर्स, ठीक है, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर्स, मतलब अगर कोई मार्केट में दिवालिया व्यक्ति है बट वो भी कंपनी का मेंबर है, बट वो ऑफिशियल लेवल में कहीं पर अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होता, तो ऐसे केसेस में कोर्ट उनके बिहाफ में किसी को असाइन करता है तो उसे असाइनी कहते हैं। बैंकरप्टेड लोगों के केस में उनका जो असाइनी होता है वो मीटिंग में जा सकता है। ऑडिटर्स के जो ऑडिटर्स होते हैं कंपनी का, उन्हें भी डायरेक्टर्स इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड और अदर प्रिस्क्राइब मोड, ये कंपनी का ड्यूटी है सबको नोटिस बराबर का भेजा जाए। सर नॉर्मल तौर पे ये सब काम कौन करता है, सर कंपनी सेक्रेटरी करता है, ठीक है। ये सब रोल प्ले सीएस का होता है, क्योंकि सीएस का काम ही होता है कंपनी का सारा लीगल मैटर, सारा कॉम्प्लायंस मैटर प्रॉपर्ली हैंडल करे, ये देखना सीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले है कंपनी में। ना अब ये 21 क्लियर डेज कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। मतलब बेसिकली जिस दिन चिट्ठी सेंड हो रहा है, नोटिस सेंड हो रहा है और जिस दिन पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में 21 क्लियर दिन का हिसाब होना चाहिए, पूरा का पूरा। आगे क्वेश्चंस करवाएंगे तो 21 दिन का और भी हिसाब बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट याद रखे, नॉर्मल कंपनीज के केस में ये सेक्शन मतलब ये 21 क्लियर दिन होना चाहिए, बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अब वो कौन है ये सेक्शन 8 वाले, हाँ सर बोलो, सेक्शन 8 वाले कौन होते हैं, बोले ना, सेक्शन 8 कौन होता है सर? सर एनपीओ। एनपीओ है ना, एनपीओ एनजीओ टाइप जो कंपनीज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसके सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। ये सब हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ के रखे हैं सर, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 101, उसमें बोला हुआ है, मतलब सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 में बोला हुआ है द वर्ड 21 डेज चेंज हो जाता है और उसे हम लोग 14 डेज काउंट करते हैं। 21 दिन सब्सटीट्यूट होके 14 दिन हो जाता है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 5 जून 2015 में दिया था। लेकिन और एक बात सर, ये 14 दिन का जो कॉन्सेप्ट है, the above mentioned exception shall be applicable to a section 8 company which has not committed a default in filing its financial statement under section 137 or annual return under section 92 with the registrar, notification dated 13 जून 2017। मतलब देखो, मतलब ये तो अच्छा है ना कि 21 दिन की जगह आप 14 दिन के अंदर नोटिस देके भी मीटिंग कर सकते हो, ये आपके लिए एक 7 दिन का सुविधा है,
है ना, मतलब आप जल्दी जल्दी मीटिंग बुला सकते हो, जल्दी नोटिस देके। तो 2 वीक्स नोटिस देके, स्पेशली 14 डेज नोटिस देके सेक्शन 8 कंपनी कर सकता है। बट अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी रिटर्न फाइल करने में एज पर सेक्शन 137 या एनुअल रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 92 में, रजिस्टर के पास रिटर्न फाइल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं है उनका, तभी जाके वो कर सकता है। तो फिर अगर डिफॉल्ट रहेगा तो 14 डेज ट्रांसफर होकर 21 हो जाएगा, और क्या, मतलब बाकी कंपनी की तरह ही उनको भी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो उनके केस में 21 क्लियर डेज को 14 डेज माना जाता है। ठीक है, 14 क्लियर डेज माना जाता है। मतलब दिस इज एडवांटेज टू द सेक्शन 8 कंपनी कि वो जरूरत के कम समय में नोटिस देके मीटिंग बुला सकते हैं। किसको किसको नोटिस भेजना चाहिए? सारे के सारे मेंबर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर को, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड, और अदर प्रिस्क्राइब मोड। अदर प्रिस्क्राइब मोड, अगर कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ है कंपनी के मैनेजमेंट के पास, किसी भी अलग तरह का प्रिस्क्राइब मोड है, अगर किसी मेंबर ने बोल के रखा है, मीटिंग में भी डिसीजन हुआ है, उसे प्रिस्क्राइब मोड कहते हैं। जैसे कोरोना पीरियड में डिसीजन हुआ था, आपको बता दूं, कोरोना पीरियड के टाइम पे ये डिसीजन हुआ था कि व्हाट्सएप में भी नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में देने से नहीं होगा, ईमेल भी करना होगा। ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप वैलिड है, बट ओनली ईमेल, व्हाट्सएप वैलिड नहीं। तो प्रेस्क्राइब मोड अगर बोल दिया है तो चलेगा। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया था बिकॉज व्हाट्सएप में सारे के सारे लोग आजकल कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप को एक मतलब इमीडिएट मोड माना गया था। बट अलॉन्ग विथ ईमेल होना चाहिए, ओनली व्हाट्सएप को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर डिसीजन ऐसा लिया गया, अगर डिसीजन लिया गया कि नहीं हम लोग सिर्फ ईमेल और लेटर में ही काम करेंगे, तो ईमेल और लेटर के थ्रू से ही काम होगा। अगर मैसेज सर्विस को, एसएमएस सर्विस को भी प्रेस्क्राइब मोड माना जाएगा, तो एसएमएस सर्विस को भी प्रेस्क्राइब मोड माना जा सकता है। अच्छा, मोड ऑफ सेंडिंग दी नोटिस बड़ा सवाल है। ठीक है, किस मोड पे नोटिस भेजे, इसमें कहा बोला है? सेक्शन 18 रूल 18 में बोला है, कंपनीज रूल 2014 में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सेंडिंग ऑफ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हैज बीन स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड। क्या बोला सर? For the purpose of this rule, the expression electronic mode shall mean any communication sent by a company through its authorized and secured computer program, which is capable of producing confirmations and keeping record of such communication. मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप ऑनलाइन के थ्रू से, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू से अगर आप किसी को नोटिस भेजना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर देखा जाए कि जो नोटिस ऑनलाइन में भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज किया जा रहा है, वो कीपिंग रिकॉर्ड कीप करने का सुविधा रखे। मतलब मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका डेटा को हम लोग प्रॉपरली क्या कर सके, ट्रैक कर सके। ठीक है, प्रूफ मिले, ये ऑनलाइन का सुविधा है। ठीक है, प्रॉपर डेटा। ऐसे ऑफलाइन का भी सुविधा होता है, जैसे अगर कोई ऑफलाइन में चिट्ठी भेज रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल मेल होता है ना, पोस्ट कार्ड के जरिए, वो सब साइन वगैरह होता है ना, पोस्ट ऑफिस में साइन होता है, जहां पहुंच रहे जो रिसीव कर रहा है वो उसके पास वो भी साइन करके उसको रिसीव करता है। तो बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात कहा है सर कि एड्रेस ऑफ द पर्सन इंटेंडेड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। किस एड्रेस में नोटिस भेजा जाएगा? जो लास्ट एड्रेस कंपनी के पास मेंबर ने रजिस्टर करके रखा, उसी एड्रेस में दिया जाएगा। सर अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं करवाया, आपका प्रॉब्लम सर, कंपनी थोड़ी ना आपको बार बार पूछने जाएगा कि एड्रेस चेंज करो, एड्रेस चेंज करो। ऐसे आप लोग इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर करके रखे हो, कल अगर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है तो क्या इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? স্যার আপনার মাইক মিউট হয়ে গেছে। कब से? अब सुनाई दे रहा है सर? हेलो, হ্যাঁ लास्ट पॉइंट क्या सुना था सर आप लोगों ने, बोलो। স্যার এই 10 সেকেন্ড আগে অবধি শুনেছি। इसका मतलब सारा पॉइंट ही सुने, मतलब मैं यही क्या कह रहा था कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट को, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को आप लोगों ने जो अपना डिटेल एड्रेस बुक करके रखा, मतलब इंस्टीट्यूट आपके साथ उसी पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू से कम्युनिकेट करता है। बुक्स भेजना है तो बुक्स भेजते हैं, जो भी चीजें करते हैं, चिट्ठी वगैरह करना है तो करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह
आपके घर पे पहुंचा देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी कारण से एड्रेस चेंज करते हो तो वो एड्रेस आप बता दें इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट थोड़ी ना आपको बार बार पूछेगा कि भाई एड्रेस चेंज किया कि नहीं, एड्रेस चेंज किया कि नहीं की। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, the said rule mentioned that a notice may be sent through email as text as an attachment to email। अच्छा, ईमेल में टेक्स्ट ईमेल भी किया जाता है जिसमें आप ईमेल में लिख देते हो, या फिर आप ईमेल में कुछ अटैच कर देते हो। अटैच करना समझते हो ना सर? हाँ, ईमेल में अटैचमेंट पीडीएफ वगैरह अटैच करके भेजा जाता है ना सर? वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल आप अटैच करके भेज सकते हो, तो अटैचमेंट भी कर सकते हो, उसमें पूरा रूल है, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए भी नोटिफिकेशन भेज रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यूआरएल, मतलब कोई वेबसाइट का लिंक बोलते হ্যালো, हैं, जैसे कि हाँ बोलो सर। বলছি যে বিশ্বজিতের মাইকটা মিউট হয়ে গেছে, মানে ইয়ে ডিসেবল হয়ে গেছে। এটা ঠিক করতে পারবেন দেখুন তো, টেক্সট করছে আর কি। सभी का ऐसा हुआ है, देखो तो अब सबका ठीक है। Yes, 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 sir. ठीक है, मेरा भी माइक चला गया था तो आप लोगों का भी माइक चला गया था। ठीक है, अब सबको मेरा साउंड आ रहा है ना? आप लोगों का भी yes, साउंड आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप ईमेल को ईमेल में अटैचमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक लिंक, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक लिंक भेज सकते हो, या फिर यूआरएल। यूआरएल समझते हो सर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एक्सेसिंग सच नोटिस। मतलब यूआरएल मतलब ये जो वेबसाइट एड्रेस होते हैं ना, इस तरह का, ये सब यूआरएल होते हैं। मतलब आपको ये लिंक भेज दिया जाएगा, ये लिंक एक्चुअली यूआरएल का काम करेगा। अब ये लिंक आपको ईमेल में दे देंगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यूआरएल के थ्रू से भी आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, 41st एजीएम, ठीक है, अभी इसको अगर आप ईमेल करके आपको भेज दिया, ठीक है, ये देखो एजीएम प्रोसीडिंग्स, एजीएम वोटिंग रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है, अब ये आगे आगे आते हैं सर, जब वोट पढ़ेंगे ना तो वोटिंग के बारे में बात करेंगे। एनुअल रिपोर्ट में लास्ट दिन पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये सारा सारा डिटेल्स आप कंपनी के डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग चेक कर सकते हो, एजीएम प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हो रहा है वो सब भी चेक कर सकते हो। ये देखो सर क्या लिखा है, टू ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई लिमिटेड, ठीक है, डियर सर मैडम, प्रोसीडिंग्स ऑफ द 41st एनुअल जनरल मीटिंग इन कंटिन्यूएशन टू आवर इंटीमेशन डेटेड 26 मई 2022, द 41st एजीएम ऑफ कंपनी वाज हेल्ड। कब हुआ है? जून इसको। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड प्रोसीड एट रिक्वायर्ड, ये देखो लिंक दिया है, देख रहे हो? कंपनी की वेबसाइट में जाके आप मीटिंग के सारे प्रोसीडिंग्स को चेक कर सकते हो। ये देखो ये कौन दे रहा है? फॉर इन्फोसिस लिमिटेड की तरफ से ये लोग हैं सर, ठीक है, डिजिटली साइंड बाय, ये लोग डिजिटली साइन भी किया है, इन्फोसिस लिमिटेड का डिटेल्स एड्रेस भी दिया है, ठीक है। और ये देखो समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स इन अटेंडेंस, कौन कौन अटेंड था डायरेक्टर के तौर पे, देखो 41st एजीएम का सारा डिटेल्स रहता है इसमें, पूरा का पूरा चीजें मेंटेन किया जाता है। नंदन एम नीलकेनी ज्वाइंट ओवर बीसी ऑफ बेंगलुरु, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट चेयरमैन। सलील पारेख ये सीईओ है, सॉरी सी हाँ चीफ एग्जीक्यूटिव है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। कहाँ से ज्वाइन किया वो भी बता रहा है। किरण मजूमदार शॉ ज्वाइंट ओवर बीसी फ्रॉम बेंगलुरु, सारा चीज यहाँ पर लिखा रहता है सर। माइकल गिब्स ये ज्वाइंट ओवर बीसी फ्रॉम, वर्चुअली ज्वाइन किया यूएसए से, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। यूरी लेविन ज्वाइंट ओवर बीसी फ्रॉम इजराइल, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। बॉबी पारेख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो कौन क्या रोल प्ले करता है ये देखो, नीलांजन रॉय ज्वाइंट ओवर बीसी फ्रॉम बेंगलुरु चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है। एजीएस मणिकंथा ज्वाइंट ओवर बीसी फ्रॉम बेंगलुरु कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सारे डिटेल्स रहते हैं सर। अदर रिप्रेजेंटेटिव्स में भी आप चेक कर सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है, ये देखो अर्नेस्ट एंड यंग ईएनवाई इसका इंटरनल ऑडिटर है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिलॉयट है, मतलब आप समझ रहे हो ना सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिलॉयट है और इंटरनल ऑडिटर ईएनवाई है। मतलब कंपनी किस तरह से प्रॉपर्ली काम किया उसको इंटरनल ऑडिट का काम किया ईएनवाई ने, पर कंपनी का जो एक्सटर्नल ऑडिट है मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसका काम किया डिलॉयट ने। दोनों जरूरी होता है, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिटर मतलब जो सीएस ऑडिट होते हैं, सीएस ऑडिट का काम ये देखो ज्वाइंट ओवर बीसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
Parmeshwar G Hegde, practicing company secretary from Bangalore, representative of Markandeya M Joshi and company, practicing CS of from Mumbai. सारा चीज दिया रहता है सर. Total 291 member representing इतना शेयर 4,32,000 सॉरी 4,32,61,098 शेयर अटेंड मीटिंग. इतना नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मेंबरशिप का संख्या था 291 मेंबर्स. ये लोग मीटिंग अटेंड किया था. ठीक है, अब इसमें देखो मैं आगे आगे सब आपको दिखाता हूँ. रेजोल्यूशन, ये ओरिजिनल चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, मुझे मिल गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि रेजोल्यूशन कैसे होता है, कितना तरह का रेजोल्यूशन होता है, क्या क्या पॉइंट पे ये लोग रेजोल्यूशन किया है. मतलब पढ़ना क्या है, पढ़ना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिकली जानना है. जान जाओगे तो पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाता है सर. हाँ चलो सर, ओके. अब आगे बात करते हैं. email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of the company as provided by the depository. Also, the company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address and the changes therein, and such request may be made by only those members who have not got their email ID recorded or to update a fresh email ID, and not from the members whose email IDs are already registered. मतलब कंपनी हर साल एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस को अप टू डेट कर लो कंपनी के साथ. ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिलना भी चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी दिया भी जाता है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. अच्छा, ऑब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन. अच्छा, सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी. जब कंपनी ईमेल भेजेगा तो उसका भी रूल्स है कि उसमें सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर्ली होना चाहिए, जिसमें कंपनी का नाम होना चाहिए. ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में कंपनी का नाम मेंशन करना जरूरी है ताकि आप उस ईमेल का इंपॉर्टेंस को समझो. नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, किस किस तरह का मीटिंग है, एजीएम है, ईजीएम है, क्लास मीटिंग है, डायरेक्टर्स मीटिंग है, बता दो. प्लेस एंड डेट ऑन विच मीटिंग इज शेड्यूल्ड. ठीक है, the notice shall be placed simultaneously on the website of the company if any and on the website as may be notified by central government. जो नोटिस आपको दिया जाएगा वो कंपनी को अपने वेबसाइट में तो डालना ही है, और अगर कोई दूसरा वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि भाई इस वेबसाइट में भी डालना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के जरिए आपको वहां पर भी देना पड़ेगा. Where a notice of GM is sent by post, it shall be deemed to be served at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted. ये रूल 35 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में बोला गया है. क्या कहना चाहता है, जहां पर नोटिस पोस्ट के थ्रू से जा रहा है, इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड. 48 घंटे के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये चीज देखा जाएगा कि भाई मीटिंग जो पोस्ट के थ्रू से गया है वो मान लिया जाएगा कि वो 48 घंटे में एक्सपायर हो जाए आफ्टर लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड. ठीक है, वो पोस्टेड लिखने के बाद 48 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा. सो रूल 35 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में इस चीज के बारे में स्पेशल वे में बोला हुआ है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 48 घंटे में पोस्ट होने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है मीटिंग का जो नोटिस है. अच्छा, मीटिंग ऑफ 21 क्लियर डेज. अब आपको मैं आगे आगे लेके चलता हूं कि ये 21 क्लियर दिन का क्या खेल है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बोला था कि सर 21 क्लियर दिन होना चाहिए. 21 क्लियर दिन, अभी 21 क्लियर दिन का क्या हिसाब किताब है थोड़ा देख लेते हैं सब. "21 clear days mean that the date on which the notice is served and the date of meeting are excluded for sending the notice." जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो और जिस दिन नोटिस पहुंच रहा है. ठीक है, मतलब सॉरी जिस दिन मीटिंग होने वाला है. 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है, जिस दिन नोटिस सर्व किया जा रहा है एंड द डेट ऑफ मीटिंग, ये दोनों डेट को छोड़ के 21 दिन का क्लियर गैप होना चाहिए. ज्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए. A company cannot curtail the requirement of 21 clear days through its article. कंपनी अपने AOA के जरिए भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का रूल बुक माना जाता है, आप AOA के थ्रू से भी अपना 21 दिन को कार्टल नहीं कर सकते. मतलब आप रेजोल्यूशन पास करा के AOA के अंदर अमेंडमेंट लिख देते हो कि भाई 21 दिन को हम लोग काट के 14 दिन कर दिए, नहीं होगा. 14 दिन तो सिर्फ NPO के केस में एप्लीकेबल होता है. जनरल मीटिंग का नोटिस किसके किसके पास जाने का प्रबंध है. Who is entitled to receive the notice of the general meeting? Section 101 subsection 3 इसमें बोला है. ऐसे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाई रहा था इन्फोसिस का नोटिस के थ्रू से, बट आगे आप देख भी सकते हो. मेंबर को तो जाना ही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स, ये इनको मस्ट है, जाना ही जाना है सर. 101 सबसेक्शन 3 में बोला है सर इसके बारे में.
बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? हेलो Yes, sir. सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 सबसेक्शन 4, एनी एक्सीडेंटल ओमिशन, अगर बाय चांस किसी कारण से accidentally omit हो गया, to give notice to or the non-receipt of such notice by any member or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting. तो अगर गलती से किसी के पास नोटिस नहीं गया, जिसका मतलब ये नहीं कि वो मीटिंग इनवैलिडेट हो जाता है, तो ओनस इज ऑन द कंपनी टू प्रूव दैट द ओमिशन वाज नॉट डिलिबरेट। मतलब ये कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि भाई हमने जानबूझ के ओमिट नहीं किया, मतलब जानबूझ के नहीं किया, ये कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा। अगर कंपनी की तरफ से जानबूझ के हुआ है तो इसका सजा होता है, कंपनी को पेनल्टी लगता है सर, या जो भी रजिस्टर्ड रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं जो इस काम के लिए लायबल होते हैं नॉर्मली, उन्हें भी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, फाइन भी होता है। आगे आगे आपको मैं फाइन रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं सर, चलो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में थोड़ा एग्जांपल अच्छा होता है। सर मिस्टर आबिर फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, क्या कंप्लेंट फाइल किया? Elixir Private Limited, since it did not serve the notice to him for attending the annual general meeting. ध्यान से सुनना बात को। Mr. Abir filed a complaint against the company, Elixir Private Limited, since it did not serve the notice to him for attending the AGM. The company in turn provided the proof that they had sent the notice. Company prove कर रहा है, provided the proof that they had sent the notice by way of an email to Mr. Abir. ईमेल करके बता रहे कि हमने आपको नोटिस भेजा, inviting him to attend the AGM of the company. Abir alleged that he never received the email. Abir claim कर रहा है कि मैंने ईमेल रिसीव किया ही नहीं। State whether the company is liable as guilty for contravening the provision of section 101 of the Companies Act 2013 and read with rules. मतलब बेसिकली आपको ये बताना चाहिए, कंपनी क्लेम कर रहा है मैंने दिया, मेंबर क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं मिला, मतलब बेसिकली पूरा केओस, पूरा का पूरा केओस है। एक बोल रहे हैं हाँ, दूसरा बोल रहे हैं ना। हाँ, कंपनी बोल रहे हैं मैंने भेजा, मेंबर बोल रहे हैं मुझे नहीं मिला। अब ऐसे सिचुएशंस को कंपनीज लॉ कैसे डील करेगा, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस है, बस उसी का जवाब आपको प्रॉपर्ली लिख के देना है। ऐसे तो आपको समझ में आ ही गया कि अगर कंपनी जानबूझ के किया है तो बात अलग है, बट अगर जानबूझ के नहीं किया है तो प्रूव करो। रूल 18 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज रूल या फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 ऑफ द कंपनीज ऑब्लिगेशन shall be satisfied when it transmits the email, and the company shall not be held responsible for a failure in transmissions beyond its control. मतलब कंपनी ने ईमेल कर दिया बट ईमेल गया नहीं, ठीक है, जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है। मतलब अगर जीमेल में प्रॉब्लम है या हॉटमेल में प्रॉब्लम है या याहू मेल में प्रॉब्लम है और आपके पास ईमेल नहीं पहुंचा, ये कंपनी इज नॉट लायबल फॉर दैट। Also, if the member entitled to receive the notice fails to provide or update relevant email address to the company, अगर प्रॉपर एड्रेस कंपनी के पास नहीं था, और टू द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनके पास नहीं था, डीपीस के पास, डीपी मतलब बेसिकली जिनके पास आपका सारा डेटा होता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? हमारे, हम लोग जिस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, बात को समझिए सर। हम लोग कभी भी इन्फोसिस में जाके ये नहीं बोलते कि भाई इन्फोसिस मेरे को इतना शेयर दे दो, तो हमारा सारा डेटा डीमैट के जरिए डीपीस के पास होते हैं। तो कौन होता है, मैं लास्ट दिन बताया था आपको, याद होगा आपको, एनएसडीएल, सीडीएसएल, याद है? हमारे देश में दो डिपोजिटरीज होते हैं सर, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। क्या करते हैं ये लोग? स्टॉक मार्केट में हम लोग जो डील करते हैं या फिर हम लोग किसी कंपनी का मेंबर बनते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, तो हमारा सारा का सारा डेटा डीमैट के थ्रू से हम लोग एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, डीमैट अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंट्रोल करता है ब्रोकर, ठीक है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे कंपनीज, और भी बहुत है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। बट हमारा जो डीमैट है ये कंट्रोल करता है डिपोजिटरीज। हमारा सारा का सारा डेटा सेबी के पास है, ये एक्चुअली सेबी इनका पेरेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके अंडर में एनएसडीएल सीटीएसएल काम करता है, और उन्हीं के पास हमारा सारा का सारा डेटा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कहा गया। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई मेंबर अपना ईमेल एड्रेस रेलिवेंटली कंपनी के पास या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास प्रॉपर्ली नहीं दिया, एज द केस में भी, द कंपनी शैल नॉट बी इन डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली ईमेल नहीं प्रोवाइड किया तो इसमें कंपनी का क्या गलती है। तो ऐसे केसेस में कंपनी लायबल नहीं होते।
बट अगर कंपनी के मतलब कंपनी के कंट्रोल के अंदर था, फिर भी कंपनी ने आपको नहीं किया, तब कंपनी ऑब्वियसली लायबल। तो आपको सिंपल इतना ही जवाब देना है। बात समझ में आया सर? बात समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो। सर। अच्छा, मीटिंग अगर आपको शॉर्टर नोटिस में करना है तो मतलब नॉर्मली 21 क्लियर डेज का तो रूल है। जनरली मीटिंग क्या है? नीड टू बी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट a notice of 21 clear days. However, a general meeting may be called after giving a shorter notice than that specified in this subsection if consent in writing or by electronic mode is accorded thereto. अगर सारे के सारे मेंबर का आपको कंसेंट मिल जाता है, मतलब अगर मेजोरिटी का 95% का, कम से कम 95% लोगों का आपका परमिशन होना चाहिए, जिनको वोट देने का पावर हो, तभी जाके आप शॉर्टर नोटिस में कर सकते हो, मतलब लेस देन 21 डेज में। However, a general meeting may be called after giving shorter notice than that specified in the case of an AGM meeting by not less than 95% of the member entitled to vote thereat. मतलब जिनका कंपनी के मीटिंग में वोट देने का पावर आता है, ठीक है, वोटिंग पावर जिनका है शेयर होल्डिंग के बेसिस पे, ऐसा 95% वोटिंग पावर ओवरऑल कंपनी का जितना होता है, अगर उनका परमिशन मिलता है, कंसेंट मिलता है, तो ही आप शॉर्टर नोटिस में मीटिंग कर सकते हो। नॉट लेस देन 95%, मतलब कम से कम 95%। इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग होल्डिंग, इफ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, majority in number of member entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital of the company as gives the right to vote at the meeting. Again वही बात, अगर कोई दूसरा कंपनी भी मतलब अगर कोई एनी काइंड ऑफ अदर मीटिंग, ठीक है, अगर कंपनी शॉर्टर नोटिस में करना चाहता है, सेम बात कर रहे थे, 95% से कम वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। हैविंग इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है, देन नॉट लेस देन 95%, ठीक है, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट दैट मीटिंग, ठीक है। इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, तो फिर इन दैट केस अगर शेयर कैपिटल का बात नहीं है, मतलब जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल का बात आता है, ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर इन दैट केस सिर्फ वोटिंग पावर देखा जाएगा कि कम से कम 95% वोटिंग पावर तो होना चाहिए। तो इस तरह से कंपनी चेक करेगा कि भाई मैं शॉर्टर नोटिस में कर सकते कि नहीं कर सकते। मतलब सिंपल बात है कि अगर 95% वोटिंग पावर वाले एग्री नहीं होता है, तो शॉर्टर नोटिस में आप नहीं कर सकते। Where any member of a company is entitled to vote only on some resolutions or resolutions to be moved at the meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection in respect of the former resolutions or resolution and not in respect of the latter. इसके बारे में आगे बात करता हूँ सर, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझा सकता हूँ। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जहां पर कोई मेंबर, पर एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट, जिनका वोट देने का पावर है, ऑन सम रेजोल्यूशंस, मतलब जब कंपनी कोई रेजोल्यूशंस लेते हैं, और रेजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट द मीटिंग एंड नॉट ऑन द अदर्स, ठीक है, जो मीटिंग में होगा अदर मीटिंग में नहीं होगा, दोस मेंबर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, उसी मेंबर को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। मतलब ये जो सेक्शन सबसेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मर रेजोल्यूशन, मतलब पुराने रेजोल्यूशंस में उनका काउंट होगा, लेटर रेजोल्यूशंस में उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे समझने में थोड़ा दिक्कत होगा सर, इसीलिए मैं बोला कि मैं आपको आगे आगे एग्जाम्पल के जरिए इसके बारे में बात कर लूंगा, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा सर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर सेक्शन 101 सबसेक्शन 2, कंटेंट ऑफ द नोटिस। अब बड़ा सवाल है सर कि नोटिस में क्या कंटेंट रहता है, क्या चीज बात किया जाता है नोटिस के अंदर, कंटेंट ऑफ द नोटिस। सर आप लोग कनेक्टेड हो सर? बोलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? यस सर। ओके सर। एक नोटिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होना चाहिए? A valid notice must state that the day, date, hour, place of the meeting, किस दिन होने वाला है, कब होने वाला है, किस घंटे में होने वाला है, ठीक है, सारा डिटेल्स बताओ। सेल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड इन दैट मीटिंग, मतलब उसमें क्या ट्रांजैक्शंस होगा, मतलब एक्चुअली बिजनेस का जब बात हुआ तो आपको एक बार बता देना चाहिए। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, जिसे अड्डा कहते हैं सर, क्या कहते हैं? अड्डा। समझाता हूं, आगे आगे अड्डा भी बोलूंगा, डोंट वरी। और एक होता है स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस,
अड्डा छोड़ के बाकी सब स्पेशल बिजनेस होता है। अड्डा इज अ रेगुलर कॉन्सेप्ट, जिसे ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। अड्डा छोड़ के बाकी जो कुछ भी डिस्कशंस होता है मीटिंग में, सभी स्पेशल बिजनेस है। सर अड्डा क्या है? रुक जाओ बताते हैं, वो भी बताते हैं सर, थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या था, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, ठीक है। अच्छा, ऑथोरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बुलाने का ऑथोरिटी किसके पास होता है? A general meeting has to be called by the board. An individual director does not have an authority to call a GM. Any notice of GM given without the sanction of the board, मतलब बोर्ड के जो मेंबर्स है कंपनी का, उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ डायरेक्टर अकेला नहीं कर सकता, बोर्ड की अनुमति के बिना पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस, सेक्शन 102। नोटिस के साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, है ना, एकदम स्टार्टिंग ऑफ दी आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन दैट वेयर एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड। सर बात सुनो, मैं आपको अभी बोला ना, अड्डा, अड्डा छोड़ के बाकी सब स्पेशल है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर अड्डा क्या है, जल्दी बताओ। बताते हैं सर, अभी बताते हैं। अड्डा बहुत वाइटल पॉइंट है, बताना तो मुझे पड़ेगा। Section 102 of the Companies Act 2013 mention that where any special business is to be transacted. Now what is special business? जो अड्डा नहीं है वही स्पेशल बिजनेस है। जो अड्डा नहीं है वही स्पेशल बिजनेस है। मतलब अड्डा क्या होता है? अड्डा इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। अड्डा इज ऑर्डिनरी बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो कुछ भी बिजनेसेस हैं वो स्पेशल बिजनेस है। तो अगर मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा तो कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोल दे के बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग मीटिंग में ये डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको अड्डा समझा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्पेशल बिजनेस में क्या क्या आ सकता है। स्पेशल बिजनेस में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, लेकिन अड्डा को छोड़ के। The nature of concern or interest, financial or otherwise, if any, in respect of each items, if the director of the manager, if every other key managerial person and relatives of the person mentioned, any other information and facts that may enable members to understand the meaning, scope and implication of the items of business and to take decision thereon. मतलब ये सब चीजें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में होना चाहिए। मेन बात ये है कि अगर आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाले हो मीटिंग में तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के जरिए बताना पड़ेगा कि भाई मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने वाला है। अब आपको मैं समझा देता हूं सर। सर ऑर्डिनरी बिजनेस या अड्डा क्या होता है? सर आपको ये चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट, मतलब क्या बोलो सर, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? चार पॉइंट दिखाई दे रहा होगा सर, ए डी यस सर। ए डी डी ए। अब क्यों मैंने ऐसा नाम दिया? मैंने नहीं सर, ये बड़ा पॉपुलर है। मतलब इसको ना कंपनी लॉ सेगमेंट में जो कोई भी हर एक टीचर के पास, मतलब अब अगर कहीं पर भी और भी सुनोगे, मतलब ये मार्केट प्रैक्टिस है कि इसको अड्डा कहा जाता है। मतलब कंपनी लॉ इसे अड्डा ही कहते हैं। लेकिन इसको कैसे अड्डा होगा सर? पहला पॉइंट देखो, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो इसको ए क्यों बोला सर? इसको ए इसलिए बोला जाता है, मतलब बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनुअल अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एनुअल अकाउंट्स के नाम पे इसका नाम ए पड़ा, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एनुअल अकाउंट्स। बात समझ रहे सर? हर साल जो कंपनी का एनुअल अकाउंट्स होता है वो कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस पे ही डील होता है। हर साल कंपनी का जो एजीएम होगा, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होगा और ऑर्डिनरी बिजनेस पे एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ठीक है। तो जब एनुअल अकाउंट्स को डिस्क्लोज करेंगे, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल्स में, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ठीक है। ये देखो, ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है। अब यहाँ पर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ये देखो, आप यहाँ पर ऑडिटर का साइन भी मिलेगा आपको और डायरेक्टर का भी साइन मिलेगा। ये देखो, ये आईटीसी का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, SRBC एंड कंपनी LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सुधीर सोनी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, मतलब ऑडिटर है,
और यहाँ पर आप डायरेक्टर के डिटेल्स भी देख सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। ठीक है, डायरेक्टर, सीएफओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कौन है? ये सब बोर्ड है, बोर्ड के मेंबर। तो क्या कह रहा है सर? कह क्या रहा है? क्या कह रहा है? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, बस यही बात है। अब इसको हम लोग याद करने के लिए या समझने के लिए इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट इज डी, मैंने अड्डा में सेकंड पॉइंट डी नाम दिया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये एकदम मैच कर गया सर, एकदम मैच कर गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? अगेन ए डी डी, अगेन डी, ए फॉर disclosure of annual accounts, D for declaration of dividend, and another D for appointment of director in place of those retiring. D for simple point है appointment of director, appointment of director। बट एक बात का ध्यान रखें सर, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बीच में से हटा दिया गया और उनके जगह में कोई डायरेक्टर लिया जा रहा है, ऐसा वाला केस नहीं। जो डायरेक्टर रिटायर कर रहे हैं उनके जगह में जो डायरेक्टर लिया जा रहा है। अगर मानो अचानक से कोई डायरेक्टर अपना इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन कर रहा है, उनके जगह में कोई नया डायरेक्टर लिया जाएगा, वो ऑर्डिनरी बिजनेस पे नहीं आता, वो स्पेशल बिजनेस हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल वे में होता है कि डायरेक्टर के जैसे ऐसा होता है ना, मानो हेडमास्टर रिटायर किया, दूसरा हेडमास्टर आया, इट्स ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट। लेकिन हेडमास्टर अचानक से स्कूल छोड़ के चला गया, तो उनके जगह में किसी दूसरे को हेडमास्टर की पोस्ट के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। ऑर्डिनरी क्या होता है? जो होना चाहिए वही हो रहा है, दैट इज ऑर्डिनरी। स्पेशल क्या है? जो होना नहीं चाहिए था बट हो गया, वो स्पेशल है। हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है? एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? ए डी डी अनदर ए, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर रेम्युनरेशंस एंड ऑडिटर्स रेम्युनरेशंस, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करना। ठीक है, हर साल ऑडिटर चेंज होता है, ऐसे हर 4 साल तक तो रही, 5 साल तक तो रह सकता है, पर जब जब ऑडिटर को चेंज किया जाएगा या फिर ऑडिटर को फिक्स किया जाएगा, फिर उनके जगह में एक दूसरा ऑडिटर आएगा। ठीक है, तो उनका फिक्सेशन करना, रेम्युनरेशंस क्या होगा, ऐसे ऑडिटर के बारे में डिटेल्स डिस्कशन हम लोग एक चैप्टर आएगा सर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स बोल के, वहां पर डिस्कस करने का मुझे पूरा मौका मिलता है, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए फाइनल एंड सीए इंटर के लिए ये टॉपिक बहुत वाइटल है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। आई विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। ठीक है, बट इतना तो आप समझ लो कि नॉर्मल केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्युनरेशंस, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ। तो बोलो सर, क्या आपको अड्डा समझ में आया? जनरल मीटिंग में किस बात का अड्डा होता है? हेलो नील, विश्वजीत, शुभजीत, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो सर। शालिनी? यस सर। ओके सर, तो ये हो गया अड्डा। ठीक है, ये हो गया अड्डा। अब ये अड्डा को छोड़ के अगर कोई दूसरा मैटर डिस्कस होता है मीटिंग में, तो उसको बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। अड्डा क्या है? अड्डा इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। अड्डा इज ऑर्डिनरी बिजनेस, अड्डा इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस, बट अड्डा को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सभी कुछ है, क्या होता है? स्पेशल बिजनेस। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का, बहुत वाइटल पॉइंट। In case of AGM, all business to be transacted there at except the ones stated above as special business. At the EGM, every business transacted is special business. अच्छा, AGM में normally ordinary business transactions होता है. In case of AGM, all business to be transacted there at except the ones stated above are special business. ठीक है, मतलब जो मैंने आपको ऊपर कहा उनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी डिस्कशन होगा वो स्पेशल होगा। बट EGM में every business transacted in a special business. Explanatory statement is not required for transacting ordinary business.
एजीएम में नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस ही डिस्कस होता है, बट एजीएम में हम स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस तो किया ही जाएगा, बट एजीएम में हम लोग स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस कर सकते हैं। बट ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं होता, ईजीएम में सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही डिस्कस होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड इज ए स्पेशल बिजनेस। और एक स्पेशल बात ध्यान रखें, ऑर्डिनरी बिजनेस डील करने के लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं। ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए किसी भी तरह का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को बात समझ में आया सर? बोलो सर। Yes, sir. Thank you, sir. Provision to section 102 subsection 2 sets out that if special business relates to or affects any other company, the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager, and every other KMP shall be disclosed. If that extent of shareholding is 2% or more of the paid-up share capital of that other company. Section 102 subsection 2 ये कहता है, अगर स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, अगर स्पेशल बिजनेस किसी दूसरे कंपनी को इफेक्ट करता है, ठीक है, किसी दूसरे कंपनी के साथ रिलेट करता है, उसे इफेक्ट भी करता है, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी, मानो कि एक कंपनी का कोई मेंबर है जो दूसरे किसी कंपनी में उनका शेयर होल्डिंग है। अब वो किसका शेयर होल्डिंग हो सकता है? मानो कि एक प्रोमोटर किसी एक कंपनी का तो वो शेयर होल्डर है ही, बट उसमें जो स्पेशल बिजनेस होगा वो किसी दूसरे कंपनी का है और जिसका इफेक्ट दूसरे कंपनी में पड़ेगा, और उस दूसरे कंपनी में डायरेक्टर का, मतलब एक कंपनी का जो डायरेक्टर है, उस कंपनी का जो मैनेजर है, या कोई केएमपी मतलब लाइक सीए सीएमए टाइप्स, ठीक है, अगर उनका दूसरे किसी कंपनी में 2% के आसपास, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इज 2% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट अदर कंपनी, ठीक है, तो उसे भी हम लोग स्पेशल बिजनेस कहेंगे। मतलब सिंपल बात है, इसको सिंपल तरीके से समझो कि मानो कि एक कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, अब मीटिंग में कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, तब कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग में डिस्कस कर रहा है और जो किसी दूसरे कंपनी का रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी, और जिस दूसरे कंपनी में इस कंपनी का प्रोमोटर का, मतलब आप जिस कंपनी में हो, मतलब उसी कंपनी का प्रोमोटर का, डायरेक्टर का, मैनेजर का, या किसी अदर केएमपीस का 2% या उसके ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मोर ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट अदर कंपनी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये एक स्पेशल बिजनेस माना जाए, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल्स भी आएगा सर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 102 सबसेक्शन 2 इसका एग्जांपल भी आगे करेंगे। In case of any item of business refers to any document which is to be considered at the meeting, then the time and place where such document can be inspected should also be specified in the explanatory statement. बात समझे कि नहीं? In case of any item of business refers to any document which is to be considered at the meeting, then time and place where such document can be inspected, मतलब कहाँ पर वो document inspect किया जाएगा वो भी explanatory statement में बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा 102 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, अब बात है सर 102 सबसेक्शन 4 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, इफ एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, या तो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो या फिर आप जितना जरूरी था डिस्क्लोज करना उतना नहीं कर रहे हो, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब आपको मीटिंग में जो जो बात करना चाहिए था, स्पेशली स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए तो कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है ना सर। हेलो, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जरूरत है सर? प्लीज जरा बोले। No, sir. लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए तो जरूरी है, ठीक है। तो क्या कहता है कि इफ एज ए रिजल्ट नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो और उसके पीछे कुछ बेनिफिट किसी को मिलता है, यानी बेनिफिट एक्रूज टू अ प्रोमोटर, डिस्क्लोज ना करने के पीछे प्रोमोटर का, डायरेक्टर का, मैनेजर का, या फिर केएमपीस का और देयर रिलेटिव्स का
Such person shall hold such benefit in trust for the company and shall, with prejudice to any other actions being taken against him under the act or under any other law for the time in force, be liable to compensate the company to the extent of the benefit received by him. मतलब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना देने के कारण उसको जो बेनिफिट हुआ है, उसका जो भी वैल्यू है, वो कंपनी को कंपेंसेट करेगा. और मोर ओवर भी, without prejudice to the provision of subsection 4, if any default is made in complying with the provisions of these sections, every promoter, director, manager or other KMPs of the company who is in default, जो भी गलत करेगा, shall be liable to a penalty of 50,000 rupees or 5 times the amount of benefit accruing to the promoter. मतलब जितना बेनिफिट करोगे उससे 5 गुना ज्यादा आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा. Whichever is higher, या तो 50,000 या फिर जितना बेनिफिट आपने वहां से उठाया उसका 5 गुना ज्यादा. 5 times the amount of benefit accruing to the promoter, director, manager or any other KMPs like CSE, CMA type of बंदा or any of his relatives, whichever is higher, वो आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा. ठीक है सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर. ठीक है, मतलब एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के इंपॉर्टेंस को समझे कि कितना जरूरी बातें कह के निकल जाते हैं रूल बना के, कि कितना सारा घोटाला होता होगा. तभी तो इतना टफ रूल बनाना पड़ता है कि भाई आप अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हो और बदले में आपको जो बेनिफिट मिलना था वो आपने ले लिया, लेकिन अगर आप पकड़ा गए, ठीक है, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा. तो सर ये था, क्या था ये मीटिंग रिलेटेड कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन. बेसिकली प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग. मीटिंग करने के पहले आपको जो जो जरूरी बातें हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया. सेक्शन 101, 102, ठीक है, ये मेन भी हम लोगों ने डिस्कस किया. 101 एंड 102 रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग. मतलब मीटिंग करने के पहले ये जरूरी चीजें हैं और मीटिंग में क्या क्या देना पड़ता है वो सभी चीजें हम लोगों ने बताया. अब जो पॉइंट आने वाला है सर, इसे कहते हैं ड्यूरिंग मीटिंग. ड्यूरिंग मीटिंग मतलब मीटिंग के दौरान हमें क्या क्या जरूरी चीजें, मतलब अब मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, मीटिंग करने के पहले क्या करना था हम लोगों ने जान लिया सर. अब मीटिंग जब होने वाला है, मतलब चलेगा, तब क्या जरूरी है. ठीक है, तब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या जरूरी चीजें हैं वो हम लोग जान लेते हैं. अब क्लास जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या. कोरम फॉर मीटिंग, सेक्शन 103. सर मैं आपको बोला था ना, कोरम होना जरूरी है. मतलब क्या सफिशिएंट मेंबर आया है मीटिंग के लिए. कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग. सेक्शन 103 इसके बारे में बात करता है. Unless the article of the company provides for a larger number, the quorum of the meeting shall be as follows. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में ज्यादा मेंबर के बारे में अलग से मेंशन नहीं किया, अगर अलग से मेंशन नहीं किया है, तो एज पर द कंपनी रूल या कंपनी लॉ इतना कोरम तो होना चाहिए फॉर पब्लिक एंड फॉर प्राइवेट. क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड नहीं करोगे तो कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं. इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, अगर कंपनी का मेंबर 1000 से ज्यादा नहीं है, तो 5 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट होता है, मतलब विदाउट एनी प्रॉक्सी. पर्सनली प्रेजेंट मतलब खुद अगर कंपनी में फिजिकली प्रेजेंट होता है तो उसे ही कोरम माना जाता है. चाहे आप फिजिकल प्रेजेंट करो या फिर वर्चुअल प्रेजेंट करो. आजकल ऑनलाइन मीटिंग भी होता है, ठीक है, स्पेशली कोरोना के बाद से ऑनलाइन मीटिंग बहुत पॉपुलर हो चुका है. कंपनी वर्चुअल मीटिंग भी कर रहा है. If number of members is not more than 1000, quorum shall be 5 members personally present. अगर नंबर ऑफ मेंबर 1000 से ज्यादा है बट 5000 के अंदर है, तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने से माना जाएगा कि भाई कोरम आया है. QUORUM, कोरम. ठीक है, अगर नंबर ऑफ मेंबर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने से, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने से कोरम आया है ये माना जाएगा. मतलब
1000 मेंबर तक के लिए 5 मेंबर अगर आ गया तो मानो कि मीटिंग होने वाला है। 1000 से 5000 का बात है तो 15 मेंबर अगर प्रेजेंट है तो मानो की मीटिंग होने वाला है। अगर 5000 से ज्यादा का मेंबरशिप है तो 30 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट होता है कंपनी की मीटिंग में तो मानो कि कोरम प्रेजेंट है तो मीटिंग होना है। सर अगर नहीं रहेगा तो मीटिंग एडजेंट किया जाएगा। लेकिन कैसे क्या होता है वो आगे बताते हैं। लेकिन सर अगर प्राइवेट कंपनी है, बात का ध्यान रखें, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर 2 मेंबर भी पर्सनली प्रेजेंट होता है तो भी मीटिंग होगा। तो सॉरी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। समझ में आया सर पूरा बोल? समझ आया सर कोरम का कॉन्सेप्ट? बोलो सर। यस सर। सर 2 मेंबर सुनने वाला है या फिर एक बोलने वाला एक सुनने वाला? हाँ, 2 मेंबर, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। सर मतलब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में चलता है सर। ऐसे तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है। मतलब एक बोलेगा एक सुनेगा। हाँ, एक बोलेगा एक सुनेगा, ठीक है, एक गाएगा एक नाचेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, यस सर। चलो, ये बंगाली में एक मूवी आता है सर, वो अगर आप लोग बंगाली मूवी देखे होंगे, बड़ा फेमस मूवी है, नेशनल अवार्डेड मूवी है, गुपी गायन बाघा बायन। हाँ, देखा है? शुभजीत देखे शायद, नील हाँ भी सर। देख सकता है। हाँ, गुपी गायन बाघा जी बायन। सर दे हाँ, देखे चीज ना, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी सर। मतलब लोग बोलते हैं कि ये मतलब बच्चे लोग का मूवी है, बट नॉट, दिस इज नॉट फॉर बच्चे लोग, ये फॉर बड़े लोग सर। हाँ बोलो, কি বললি? হিরক রাজা দেশে हीरोक राजा देसे, यस, हीरोक राजा देसे। ये सत्यजीत राय का है सर। हीरोक राजा देसे, वहां पर 2 कैरेक्टर है, गोपी गायन एंड बाघा बायन। दो दो मतलब दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है। अब इनका कहानी बड़ा ही सुंदर कहानी है सर। मतलब इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें थ्रिल भी है, और इसमें एडुकेशन भी है। मतलब बेसिकली मोरालिटी भी दिखा सिखाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मतलब एक्चुअली में इसलिए मुझे याद आ गया, गोपी गायन बाघा बायन, उसमें एक गाता था और एक क्या बोलते सर उसको, मतलब अलग अलग एक्टिविटी करता था। एक गाता था और एक बजाता था, सॉरी नाचता नहीं था। मतलब एक गाता था, वो उस पे पूछा गया था कि भाई तुम ही की करो, तो बोलता है कि हम गाय। और दूसरे को पूछा था कि तुम ही की करो, तो बोलता है कि हम बजाई। ठीक है, मतलब एक गाता है तो दूसरा बजाता है, मतलब ढोल ढोल बजाता है। ओके। The term members personally present as mentioned above refers to the members entitled to vote in respect of the item of business on the agenda of the meeting. अब देखो सर, एजेंडा क्या होता है? अब एजेंडा के बारे में क्या बताऊं सर? एजेंडा मतलब बेसिकली जिस पर्टिकुलर मैटर के बारे में कंपनी अपना गोल सेट करता है। अब जो भी गोल वो सेट करता है वही उसके लिए एजेंडा बन जाता है कि भाई मेरा ये एजेंडा है, हम इस एजेंडा में काम करना चाहते हैं, है ना। जैसे ये अगर आप इन्फोसिस का ये मीटिंग का प्रोसीडिंग्स को भी देखते हो ना, तो आपको यहाँ पर ये देखो, मैं आपको दिखा रहा था अभी कुछ देर पहले कि एजेंडा कैसे सेट किया जाता है। मनी कंट्रोल में दिखा रहा था, है ना, कि किस तरह से एजेंडा बना के भाई क्या डिस्कस होने वाला है, नहीं होने वाला है, सारा बात वहां पर करते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी आप एक चीज देख सकते हो, सॉरी, मैं आपको अभी 4 पॉइंट बताया ना ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में। मैं आपको अभी 4 पॉइंट बताया ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में। ये जो एजीएम कर रहा है इन्फोसिस, इसमें आप अगर देखोगे एकदम मतलब लास्ट ईयर का ही, एकदम 2022 का ही इसका है, मतलब भाई अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ। ये देखो सर, कंपनी ने क्या क्या अड्डा अड्डा किया, देखो एजीएम में। एडॉप्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स including the consolidated financial statement of the company for the financial year ended 31st March 2022 and the report of the board of directors and the auditors thereof, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, मतलब बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, appointment of Nandan M. Nilekani as director liable to retire by rotation, and reappointment of
डेलॉयट हस्किंस एंड एसेल्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब डेलॉयट को रीअपॉइंट कर रहा है, ननन एम नीलकनी को रिटायर कर, मतलब दूसरे डायरेक्टर को रिटायर करके ननन एम नीलकनी को डायरेक्टर बनाया जा रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कंपनी का अड्डा है सर, ये कंपनी का अड्डा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने दो स्पेशल बिजनेस पे भी डिस्कस किया है ना। 5 नंबर पॉइंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डी सुंदरम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसलिए स्पेशल लिखा हुआ है। लेकिन रीअपॉइंटमेंट ऑफ सलील एस पारेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड अप्रूवल ऑफ द रिवाइज्ड रिम्यूनरेशंस पेबल टू हिम, ठीक है, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आजकल का सिस्टम है और ये काफी पॉपुलर है, और मैं आपको एकदम ओरिजिनल वाला चीज आपको दिखाया। ठीक है, मतलब हैंड टू हैंड हो गया, मतलब उसको बंगाली में बोलते हैं ना हाथे गौरव, मतलब जो पढ़ा उसका ओरिजिनल चीज हम लोग देख ली यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे एग्जैक्टली रियलिटी में होता है और उसका डिटेल्स कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हो सर, मैंने तो बस एक रैंडमली पिक किया और आपको दिखाया। क्या है ना सर, पढ़ते पढ़ते अगर हाथे गरम मिल जाए, हाथे गरम मतलब एग्जाम्पल अगर देखने को मिल जाए तो बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है समझना। अच्छा, the term member personally present as mentioned above refers to the members entitled to vote in respect of items of business on agenda of the meeting। जो कंपनी के मीटिंग में वोट देने के लायक है, वो पर्सनली प्रेजेंट होना, इसी को कहते हैं पर्सनली प्रेजेंट। मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मतलब वो वोट दे सकता है। ठीक है, तभी वो एजेंडा में वोट दे पाएगा, या तो फेवर में देगा या तो अगेंस्ट में देगा, बट वोट देने का पावर उनका होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर एडजन मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, मतलब अगर कोरम नहीं आएगा तो क्या होगा सर? अगर कोरम नहीं आएगा ना तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न हो जाना मतलब किसी दूसरे दिन मीटिंग बुलाया जाएगा। If the quorum is not present within half an hour from the time appointed or for holding a meeting of the company, जिस पर्टिकुलर पीरियड में मीटिंग होने वाला था, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आधा घंटा वेट करने के बाद भी कोरम नहीं आया, ठीक है, हाफ एन आवर वेट करने के बाद भी कोरम नहीं आया, तो कोरम एडजर्न, मीटिंग एडजर्न किया जाएगा। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। अगला हफ्ता सेम डे पे रखा जाएगा, सेम टाइम एंड प्लेस पे रखा जाएगा, या फिर such other date, such other time and place as the board may determine। अगर कोई दूसरा डेट हो, दूसरा टाइम हो या दूसरा प्लेस हो जो बोर्ड डिटरमाइन करेगा, वहां पर होगा। बट अगर कुछ नहीं बोला तो सेम डेट, सेम टाइम, सेम प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वीक। ओके, द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, मतलब रिक्वेस्ट डाल के मीटिंग कर रहे हैं अंडर सेक्शन 100, शैल स्टैंड कैंसिल्ड। The meeting if called by requisitionist under section 100 shall stand cancelled। मतलब अगर रिक्वेस्ट डाला था फिर भी कोरम नहीं आया, बात समझे? रिक्वेस्ट डाल के मीटिंग बुलाया गया था फिर भी कोरम नहीं आया, तो क्या होगा? मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए दूसरा डेट नहीं दिया जाएगा। मतलब मानो कुछ ऐसा है कि नॉर्मल क्लास का शेड्यूल चल रहा है, हम लोग क्लास आज नहीं हुआ, जैसे कि कल वाला क्लास मैं आज ले रहा हूं, है ना, कल वाला क्लास मैं आज ले रहा हूं, तो कल वाला क्लास अगर मैं आज ले रहा हूं तो मैंने बता दिया था कि भाई टाइम सेम है, बस कल होगा, बाकी सब कुछ वही है, सब्जेक्ट भी वही है, सब कुछ वही है, तो ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन मानो कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक क्लास देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट आप लोग बोला, रिक्वेस्ट डाला, मैंने क्लास भी दिया या मैम ने क्लास दिया, बट आप लोग आए नहीं, तो क्या होगा? कैंसिल ही हो जाएगा ना वो पर्टिकुलर क्लास। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया? यस ऐसे बस कॉमन सेंस लगाओ, मतलब इसमें कोई अलग बात ही नहीं है। ये सर देखो, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे कभी कभी तो लगता है इतना सब चीजें पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। अगर किसी का थोड़ा सा आंख कान खुला रहता है ना और उसका वास्तव ज्ञान है तो उसको समझ में सारा आ जाएगा सर। और मैं हमेशा एक ही बात करता रहता हूँ आप लोगों के साथ कि थोड़ा अपना वास्तव बुद्धि को डेवलप करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग वास्तव के साथ नहीं हो, बट कहने का मतलब ये है कि आप जितना अपने आप को कनेक्ट करोगे दुनियादारी के साथ, ये सब समझना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा सर। प्रोवाइडेड दैट
In case of an urgent meeting of a change of the day, time or place of meeting under clause A, the company shall give not less than 3 days notice to the member, either individually or by publishing an advertisement in the newspaper, one in English and one in vernacular language, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. बात समझे? बड़ा ही वाइटल पॉइंट हो गया। क्या कहता है? Provided that in case of an urgent meeting और ऑफ ए चेंज ऑफ डे, अगर अर्जेंट मीटिंग में डे चेंज कर रहे हो, मीटिंग अर्जेंट हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक होगा या फिर सेम टाइम सेम प्लेस वगैरह नहीं हो रहा है, डे भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, प्लेस भी चेंज हो रहा है, तो नोटिस देना पड़ेगा ना, नहीं तो कहां पहुंचेगा बंदा मीटिंग के लिए, मेंबर। द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस, कम से कम 3 दिन का नोटिस देना चाहिए, क्लियर, कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, आइदर इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली बता दो सबको ईमेल करके या चिट्ठी भेज के, या फिर एडवर्टाइजमेंट डाल दो, कहाँ? न्यूज़पेपर में। लेकिन कैसा न्यूज़पेपर? एक इंग्लिश टेली में डालो, लाइक जो पॉपुलर है ऑब्वियसली, मतलब ऐसा कोई पेपर में नहीं डालना चाहिए ना जो उतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में टेलीग्राफ बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, स्टेटमेंट्स किसी किसी जगह में चलता है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, साउथ इंडिया में डेक्कन हेराल्ड चलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में डालो, अगर कॉमर्शियल में इकोनॉमिक टाइम्स है ना, मतलब जो बिजनेस न्यूज़पेपर में, और अगर आप वर्नाकुलर मतलब जिस स्टेट का जो लैंग्वेज है, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज चलता है तो यहाँ पर आनंद बाजार पॉपुलर है, या फिर अगर आप बिहार में हो तो वहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर सन्मार्ग बहुत चलता है। बिहार का सबसे पॉपुलर पेपर क्या है? दैनिक जागरण की सन्मार्ग? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण, ठीक है, तो जहाँ दैनिक जागरण चलता है वह दैनिक जागरण, जहाँ सन्मार्ग चलता है वहाँ सन्मार्ग। अगर आप साउथ में हो तो साउथ का जो सबसे पॉपुलर है वो वाला पेपर, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र टाइम्स, ये सब अलग अलग जगह में अलग अलग है, तो आपको वहां ऐसा देना चाहिए, which is in circulations and the place where the registered office of the company is situated, जहां पर वो registered office situated है उस एरिया का क्या पॉपुलरिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। Where quorum is not present in the urgent meeting also within half an hour, then the member present shall form the quorum। अगर urgent meeting में भी quorum नहीं आया, बात समझे, quorum तो पता ही आपको, 1000 मेंबर के लिए 5, 1000 से 5000 के लिए 15, और 5000 से ज्यादा हो तो 30, और प्राइवेट कंपनी हो तो 2 मिनिमम। अगर अर्जेंट मीटिंग मतलब जो मीटिंग हुआ नहीं पहले दिन, फिर नेक्स्ट अर्जेंट होके वो पोस्टपोन मीटिंग होने वाला था, पोस्टपोन होके नेक्स्ट दिन होने वाला था अर्जेंट मीटिंग, अगर उस दिन में भी कोरम नहीं आया तो अगर एक मेंबर भी आएगा तो मीटिंग करना पड़ेगा, अगर एक मेंबर भी आएगा तो मीटिंग करना पड़ेगा, याद रखे सर। Where quorum is not present in the urgent meeting also within half an hour, then the member present shall form the quorum। अगर एक मेंबर भी आया है तो भी quorum है। There are 54 member in Dice Private Limited, Dice या Dice जो भी हो, Dice Private Limited, the company held its AGM on 1st of July 2019 at 2 p.m. 28 members were present till 2:30 p.m. The chairman of the meeting proceeded to initiate the meeting and pass the resolution as discussed in the meeting. Comment whether the meeting took place as per the provision of the Companies Act। क्या as per Companies Act meeting हुआ है सर? यस सर, हुआ। प्राइवेट में कम से कम 2 कोरम चाहिए, लेकिन यहाँ पे 28 कोरम आया। थैंक यू सर, वेरी गुड। ज्यादातर केस में लोग ये सोचते हैं अच्छा ये तो प्राइवेट अगर नहीं देखेगा ना तो वो ढूंढना चालू कर देगा, ठीक है, तो कंपनी में से 54 मेंबर है तो इसमें कम से कम 2 मेंबर आना चाहिए था, इसमें तो 28 मेंबर आया है, और 2 बजे आना था, 2:30 के अंदर सारे के सारे प्रेजेंट है, आधा घंटा के अंदर, तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो as per the provisions of section 103 of the Companies Act 2013, the quorum for the private limited company shall be 2 members personally present within a half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company। Thus, इसलिए the quorum for the AGM of the Dice Private Limited was complied with and the company is not in contravention with any provisions of the Companies Act। कोई रूल नहीं तोड़ा और आराम से ये वैलिड माना जाएगा। अबे कोई गाली नहीं है, ये अबे लिमिटेड है, मतलब बेसिकली एबी लिमिटेड था, ये भी लिखने का तरीका है, वो था डीसी लिमिटेड, अच्छा वो डीसी लिखने का तरीका, ये एबी है,
ठीक है, मैं इसको अब भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, जो भी हो। Abbe Limited has 2300 members and the annual general meeting of the company is to be held on 23rd February 2019 at 10:30 a.m. On the day of the meeting, 18 member personally present. 2300 मेंबर वाला कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है नहीं। 2300 मेंबर वाला कंपनी है, 18 मेंबर प्रेजेंट है पर्सनली 11 AM के अंदर। क्या कोरम आया है सर? यस सर आया है। सर 2300 मेंबर के लिए कितना कोरम जरूरी था? सर 1000 से लेकर 5000 पे 15। 15। तो कोरम आया है। Chairman proceeded to initiate the chronicles of the meeting. There were 5 special business to be discussed at the said meeting. 5 special business discuss करना था। And by 2:30 p.m. by 2:30 p.m. agenda 1 to 3 had been discussed. An appropriate resolution were passed. However, due to some emergency, 4 of members had been leaved around 3 p.m. 4 member 3 बजे निकल गया, मतलब 18 में से 4 चला गया, तो अभी कितना बचा? 14। The chairman granted them the permission and proceeded to discuss agenda 4 and 5, and accordingly passed resolution as per the consent of the remaining members. आपको ये कमेंट करने के लिए बोल रहा है whether the meeting is a properly convened meeting as per the provision of 103 of the Companies Act 2013. मीटिंग स्टार्ट करने के टाइम पे कोरम प्रेजेंट था। हाँ सर, 4-5 नहीं हुआ शायद। 4-5 जब रेजोल्यूशन लिया जा रहा है, ठीक है, या एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है और रेजोल्यूशन लिया जा रहा है, तब कोरम वैलिड नहीं बन रहा है सर। तो इन दिस केस, while the appropriate quorum was present at the when the meeting started as per section 103 of the Companies Act 2013, the quorum was not present at the time of deciding the agenda 4 and 5. It has been held that where at the time of transacting business the number of members is less than the quorum fixed for the meeting, the business cannot be transacted and shall be in nullity. तो ये डिस्कशन, ये मीटिंग में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो ये नल हो जाएगा। नल मतलब इनवैलिड हो जाएगा। মানে প্রথম যে 30 মিনিটসে মানে কোরামটা ছিল তা এত এসআরে ভ্যালিড হলো, তারপর 30 মিনিটস পর ধরুন যে ওটা ফুলফিল হলো না, মানে কয়েকটা মেম্বার চলে গেল, তখন কি সেই কোরামটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে? हाँ ऑब्वियसली, मतलब कोरम इनवैलिड, मतलब ये एजेंडा डिसाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 जो है ये टाइम पे हुआ है, उस टाइम पे कोरम भी था और डिस्कशंस भी सही था, बट जब एजेंडा 4 and 5 डिस्कस हुआ या फिर जब डिसीजन लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, तो इस टाइम पे तो कोरम प्रेजेंट नहीं है। तो रूल क्या कहता है? इट हैज बीन हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन द कोरम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग, द बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड। अब ऐसा बिजनेस आप ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं सकते, शैल बी नलिटी। तो बेसिकली आपको परमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर ये कोरम स्पेशल रिजोल्यूशन में होगा या फिर ऑर्डिनरी में? ये स्पेशल मतलब कोरम, मैं समझा नहीं, कोरम स्पेशल में होगा या ऑर्डिनरी में? मतलब 2 रिजोल्यूशन पास होता है, मतलब किसमें ये जाता है, मतलब दोनों में या फिर स्पेशल में? देख, कोरम तो हमेशा चाहिए, मीटिंग करने के लिए कोरम का बात है, रेजोल्यूशन पास कराने के साथ तो कोरम का कनेक्शन नहीं है ना। मतलब अगर मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराऊं या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराऊं, मीटिंग करने के लिए कोरम जरूरी है। कोरम का जरूरत कहाँ आता है? कोई भी रेजोल्यूशन पास करा, लेकिन उनको इतना आदमी चाहिए। हाँ कोई भी मतलब मीटिंग हो या फिर स्पेशल मीटिंग हो, उनको चाहिए इतना। चाहिए, ठीक है। अब उस पर रिजोल्यूशन जब होगा उसमें तुम क्या कितना, देखो नॉर्मली मैंने अभी तक रेजोल्यूशंस पढ़ाया नहीं, ठीक है, रेजोल्यूशंस आगे पढ़ाएंगे कि रेजोल्यूशंस लेने के बारे में क्या क्या सिचुएशंस आता है, ठीक है। तो ये मीटिंग आगे आएगा ना, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अब इसमें धीरे धीरे मैं प्रॉक्सी बताऊंगा, रेजोल्यूशंस बताऊंगा, वोटिंग बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोरम नहीं आएगा तो मीटिंग नहीं होगी, सिंपल बात है। और कोरम अगर जब आप डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पे भी कोरम प्रेजेंट होना जरूरी है। कोरम का एकदम पहला बात ही बोला गया था कि कोरम क्या है? कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे स्पेशल लार्ज नंबर ऑफ मेंबर को वैलिड करता है तो कर सकता है, बट अदरवाइज आमतौर पे यही रूल फॉलो होता है, ठीक है सर। तो ये मैंने आपके साथ 2 एग्जांपल भी डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104
फिर आपके साथ प्रॉक्सी 105, फिर आपके साथ वोटिंग 106 से 109। ये तीनों सेक्शंस, मतलब ये सब सेक्शंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही लूंगा, ठीक है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह में क्या होता है, एंड लास्ट में आएगा सर रेजोल्यूशंस वगैरह, ठीक है। ये रहा सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस, ये लास्ट में बात करूंगा। और कुछ वैलिड पॉइंट है, लाइक अगर मानो कि किसी सेक्शन 112 कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे आगे डिस्कस करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करूंगा। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन द मीटिंग ऑफ कंपनीज टू विच दे आर मेंबर। अगर किसी कंपनी का मेंबर देश का गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी स्टेट का गवर्नर या इंडिया का प्रेसिडेंट अगर किसी कंपनी का मेंबर है, तो इनके केस में कौन जाएगा मीटिंग में? मतलब वो लोग तो जा नहीं सकता, जो देश के प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है स्टेट का, वो थोड़ी ना कंपनी मीटिंग में जाएगा सर, उनको देश संभालने का काम होता है। तो उनके बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव जाता है, ठीक है, वो खुद नहीं जा पाएगा, मतलब वो उनको वोट देने का राइट आता है सर। अगर मानो कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मीटिंग इन कंपनी, मतलब एक कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी का, ठीक है, एक कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी का मेंबर बनता है, तो कंपनी तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो कंपनी के बिहाफ में कोई तो जाएगा, ठीक है। तो कौन कैसे जा सकता है, ये सेक्शन 12 सेक्शन 13 में 113 में बोला है, ठीक है। और रेजोल्यूशंस के बारे में 114 से 117 के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो ये सब चर्चा आगे जारी रहेगा सर। आई होप कि आप लोगों को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और आगे भी और अच्छे से समझ में आएगा सर, ठीक है। उसके बाद मिनट्स मिनट्स होने के बाद खत्म होगा 118। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। স্যার বলছি যে কোরামের নিয়মে প্রথম আধা ঘন্টা কথাটা মেনশন কেন করলো, মানে সেটা তো মানে মেম্বার্সের ক্রাইটেরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে। মানে বুঝলাম না। মানে কোরামে মানে ধরুন যে মেম্বার একটা তো মানে যে ক্রাইটেরিয়াটা দেওয়া আছে, তো সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মেম্বার না এলে তো কোরামটা তো হবে না। তাহলে হুম। ওই আধা ঘন্টা কথাটা মানে মানে মিটিং স্টার্ট হওয়ার প্রথম আধা ঘন্টা পর্যন্ত আমাকে ওয়েট করতে হবে, সেই আধা ঘন্টার মধ্যে এত মেম্বার না হলে ওই কোরামটা হবে না। তো ওই আধা ঘন্টা কথাটা কেন মেনশন করে? মানে না আধা মানে ঘন্টার পরেও তো মেম্বার চলে গেলে ক্যান্সেল হতে পারে। ना बेसिकली जो चेयरमैन, अभी आगे आगे चेयरमैन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब मान की चेयरमैन जो मीटिंग को चेयर करेगा, तो चेयरमैन क्या करेगा, मतलब अगर मान की जैसे मानो कि तुम लोगों को क्लास ज्वाइन करना है, और मैं या मैम मानो क्लास लेने के लिए बैठ गया, तो मानो हम लोग चेयरमैन है और आप लोग मेंबर हो। अब आप लोगों के लिए मीटिंग है और आप लोग अगर आते नहीं हो, तो एक चेयरमैन कितना देर तक वेट करेगा? আচ্ছা 30 মিনিট বলে রেখেছে আর কি। इसीलिए एक मिनिमम कंडीशन है कि भाई हाफ एन आवर, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी भी चीज का मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आधा घंटा तक वेट करिए, अगर आधा घंटा में नहीं आता है तो मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं या তো एडजर्न আধা कर ঘন্টা আমি सकते हैं। ওয়েট, হ্যাঁ তো আমি ওয়েট করলাম আধা ঘন্টা, অতক্ষণে हम्म। মানে ধরুন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে গেল, তাহলে কোরাম হয়ে গেল। এবার এবার এই আধা ঘন্টা পরে দেখা গেল যে মেম্বার সব চলে গেল, তাহলে তখন তখন তো আমাকে ক্যান্সেলই করে दिते হবে সেই हाँ লাস্টে। ऑब्वियसली, हाँ नॉर्मली देख, বাট ওই जो ওই लोग, পিরিয়ড বলে हाँ রেখে वो एक नॉर्मल মানে একটা पीरियड ওয়েটিং। बोल के रखा है, हाँ एक एक नॉर्मल पीरियड बोल के रखा है। मतलब अगर आधा घंटा के पहले अगर चेयरमैन मीटिंग कैंसिल कर देता है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको हाफ एन आवर तो वेट करना चाहिए, ठीक है। हाफ एन आवर হ্যাঁ बाद वो जा सकता है, हाफ एन आवर वो बाद वो एडजर्न कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। तो दीज आर सम कॉमन रूल जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाया, बहुत ही वाइटल था। आप लोग एक बार खुद से गो थ्रू करो, नोट्स ले लो मेरे से, अगर नहीं है तो गो थ्रू करके रखो, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बाकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो सर, फिर आज इतना ही रखते हैं, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।